Bismillahirrahmanirrahim. With the continuation of our previous lecture, we discuss about the peripheral vascular disorder. In this lecture, we discuss about the upper extremity arterial occlusive disease, arterial embolism, and arterial thrombosis, thromboangiitis obliteratum, and another name of thromboangiitis obliteratum is Brugger disease. And further, we discuss about what is aortitis, aortoiliac disease, aneurysm and the type of aneurysm, Raynaud disease, thoracic outlet syndrome, and we discuss about what is the venous disorder like the venous thrombosis, DVT, thrombophlebitis, leg ulcer, and cellulitis. And then we discuss about what is a lymphatic disorder, lymphangitis, and um, phthisis. So first we discuss about what is the peripheral vascular disorder. The peripheral vascular disorders includes that alter the natural flow of the blood through the arteries and vein of the peripheral circulation. यानी हमारी सर्कुलेशन में जब ब्लड का फ्लो में किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम होगा, रुकावट हो गई या फ्लो पहले से कम होगा या ज़्यादा होगा, रास्ते में जो ब्लॉकेज आएगी, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स जो सर्कुलेशन में जो हमारी वेजल्स में प्रॉब्लम की वजह से सर्कुलेशन में आएगी उसे हम पेरिफेरल वास्कुलर डिसऑर्डर्स कहते हैं. From PVD, the mostly is affected the lower extremities much more frequently than the upper extremities. पेरिफेरल वास्कुलर डिसऑर्डर क्योंकि जो हार्ड है इससे जो हमारे पास लोअर एक्सट्रीमिटी वो ज़्यादा दूर है बनस्बत आपके अपर एक्सट्रीमिटीज़, इसलिए लोअर एक्सट्रीमिटीज़ जो होती हैं वो ज़्यादा अफेक्ट होती हैं फ्रॉम द पीवीडी दैन द अपर एक्सट्रीमिटीज़. The peripheral artery and venous disease, a chronic disorder in which the partial and the totally occlusive deprives the lower extremities of the oxygen and nutrient. इसमें होता क्या है कि पेशेंट को पहले से कोई ना कोई हमारे पास आर्टरी या वेन वेजल्स की कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही होती है. जब इस वेजल्स में जिस एरिया में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही होगी वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम मिलेगी, तो अकॉर्डिंग टू नीड उसको हमारे पास ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाएगी हमारे पास, ठीक है, और वहाँ पे हमारे पास स्कीमिया डेवलप हो जाएगा और फिर वहाँ पे लेग पेन और डिफरेंट तरह की डिजीजेज स्टार्ट हो जाएंगी. Atherosclerosis is the most common cause of the peripheral artery disease. यानी पहले आपने डिजीज व्हाट इज एथेरोस्क्लेरोसिस, द हार्डिंग ऑफ द ब्लड वेजल्स आते हैं, यानी ब्लड वेजल किसी की वजह से भी हार्ड हो जाती है हमारे पास, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है इसकी वजह से ब्लड वेजल, कोई एज फैक्टर है, कोई डायबिटीज मेलाइटिस है, कोई क्रॉनिक डिजीज़ है हमारे पास, ठीक है, जिसकी वजह से जो आर्टरीज है वेन्स है वो हार्डर हो गया, हमारे पास रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, तो इसकी वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है कि पेशेंट को पीवीडी के चांस ज़्यादा हों. अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द आर्टीरियल डिसऑर्डर ऑफ पेरिफेरल वास्कुलर. आर्टीरियल डिसऑर्डर इंक्लूड द आर्टीरियोक्लसिव डिजीज लाइक द लोअर एक्सट्रीमिटी, अभी मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं. द PAD इज द आर्टीरियल इनसफिशिएंसी ऑफ द एक्सट्रीमिटी, मोस्ट कॉमन कॉज इन द आर्टीरियोस्क्लेरोसिस ऑब्लिटेरियंस आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है. एंड इसकी हम असेसमेंट कैसे करेंगे हमारे पास, ठीक है, अगर पेशेंट आपके पास आपके आर्टीरियल डिसऑर्डर्स के साथ आएगा तो पेशेंट को क्या होगा, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में रेस्ट में भी पेन होगा हमारे पास, ठीक है. पेशेंट से आप पूछेंगे, पेशेंट कहेंगे कि जब हमारे रेस्ट में चलते फिरते तो पेन होती है, लेकिन जब वो रेस्ट करता है तब भी उसको पेन होगी, नमनेस होगी, बर्निंग होगी, फीलिंग एज अ टूथ की तरह फीलिंग होगी, मेक्स क्रिएटिंग एडिटीज अनरिलीव बाय द ऑपियोइड्स की वजह से. सम पेशेंट में भी इन अ रिक्लाइनिंग चेयर इन अटेम्प्ट टू रिलीव द पेन, तो डिफरेंट तरह की वो करते हैं प्लानिंग कि किसी ना किसी तरह इनको पेन से रिलीव मिले. इसके अलावा आपने असेस करना है कोल्डनेस एंड द कोल्ड सेंसिटिविटी, दोनों एक्सट्रीमिटीज़ से आपने टेम्परेचर भी चेक करना है हमारे पास, ठीक है. एक तो स्किन का कलर चेक करना है, दोनों का एक दूसरे के साथ, जो हमारे पास लेग है, जो हैंड है, बॉडी के दोनों पार्ट्स का एक दूसरे के साथ आपने कंपेयर भी करना है, ठीक है. साइनोसिस तो नहीं हुआ, ब्लैंचिंग तो नहीं हुई, स्कीमिया तो नहीं हुआ हमारे पास, ठीक है. कोल्ड एंड पेल व्हेन एलिवेटेड रहते हैं, नेल्स कलर चेक करने हैं हमारे पास, ठीक है, थिकन तो नहीं है, स्किन का कलर चेक करना है, ट्रॉफी ड्राई तो नहीं हुई, फिर दोनों का लेफ्ट का आपने राइट कंपैरिजन करना है. फिर अल्सरेशन और गैंग्रीन तो नहीं हुई, फिर आपने चेक करना है कि एक्सट्रीमिटीज़ में एडीमा है तो किस हमारे पास ग्रेड का एडीमा है. फिर सेक्सुअल डिसफंक्शंस अगर है तो इसके में अगर पेशेंट को इस एरिया में हमारे पास ब्लड सप्लाई की प्रॉब्लम है तो इसमें सेक्सुअल डिसफंक्शंस तो नहीं है. फिर पेरिफेरल पल्सिस आपने चेक करनी है कि इस एरिया में जो पल्सिस आ रही हैं वो ठीक है. अनइक्वल पल्सिस बिटवीन द एक्सट्रीमिटीज एंड एब्सेंट ऑफ नॉर्मल पैल्पेबल साइन ऑफ द पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज. ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे पास लोअर एक्टिविटीज़ में आपने चेक करना है वो हमारे पास फेब्रल पल्सिस है, पोस्टीरियर टिबियल पल्सिस जो होती हैं उसको आपने पैल्पेट करना चेक करना है. अब पल्स के जो होता है हमारे पास स्केल बताएगा कि किस डिग्री पे आप कह सकते हो कि इसमें हमारे पास स्ट्रॉन्ग पल्सेशन और कौन पे पल्सेबल नहीं है. इसको 5 स्केल में डिवाइड किया. 0 का मतलब नॉन डिटेक्टेबल पल्स आपने चेक नहीं है, 1 का मतलब पल्स थ्रेडी है, वीक है, डिफिकल्ट टू डिटेक्ट है. इसी तरह 4 अगर हमारे पास आ रहे हैं तो स्कोर है तो इसका मतलब आपकी पल्स जो होती है वो स्ट्रॉन्ग है, बाउंडिंग है, हाइपर काइनेटिक है और ईजिली पैल्पेटेड है. तो इसी तरह पल्स को जब आप असेस करेंगे तो इनको ग्रेडिंग स्केल पे स्केल देंगे कि हमारे पास कितने हैं.
नेक्स्ट है क्रॉनिक पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ के हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस है। एक तो सबसे पहले पेशेंट जो होता है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, फिर स्टार्ट में क्या हो जाती है मसल क्रैम्प पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं जिसे हम क्लॉडिकेशन स्टेज कहते हैं। फिर पेशेंट जब रेस्ट का पहले तो पेशेंट जब एक्सरसाइज वगैरह करता है तब प्रॉब्लम, लेकिन साथ ही साथ जब अब रेस्ट में भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। फिर फोर्थ मैंने पर इस एरिया में क्या नेक्रोसिस हो जाएगी और गैंग्रेनिक। ये इसकी क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट आ सकती है कि की फीचर हमारे पास इसको कितनी स्टेजेस में डिवाइड किया गया। टेस्ट करवाएंगे जैसे कि हमारे पास पहले बताया कि हमारे पास पेशेंट को हम एबीआई करवाएंगे, हमारे पास एंकल ब्रेकर इंडेक्स करवाएंगे, अपर एक्सट्रीमिटी लोअर एक्सट्रीमिटी जो सिस्टोलिक प्रेशर इसको कंपेयर करेंगे और देखेंगे कितना डिफरेंस आ रहा है। फिर ट्रेडमिल टेस्टिंग करवाएंगे, डुप्लेक्स अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे, असेसमेंट कर लिया आपने, डायग्नोस्ट कर लिया हमारे पास, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट में पेशेंट की क्या करनी है आपने, जो रिस्क फैक्टर है इसको आपने कंट्रोल करना है, अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है इसको आपने रिड्यूस करना है, वेट रिडक्शन के बताने में बताना है, लो फैट डाइट लेनी है, पेशेंट को डेली वॉक करने के बताने में बताना है, अगर पेशेंट स्मोकिंग करा तो उसको स्मोकिंग करना है, हमारे पास स्किन नेफ्रो की केयर करती है। और ऐसे में पेशेंट की क्या हुई है थीरोस्क्लेरोसिस हुई है, ब्लड वेसल जो होती है वो ऑक्लीड हुई है हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं एंटीप्लेटलेट थेरेपी को यूज़ करते हैं जिसमें वेजोडाइलेटर भी और एंटी हाइपरलिपिडेमिक थेरेपी को यूज़ करते हैं हमारे पास, ठीक है। हम रिजिक एजेंट में हमारे पास इसमें फीटोसेक्सफाइलिन ट्रेंटल यूज़ करेंगे, हमारे ये क्या करेगी इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आरबीसी, डिक्रीज प्लस विस्कोसिटी को कम करेंगी। ये हमारे पास ट्रेंटल के नाम से जो मेडिसिन जो आ रही है हमारे पास, ठीक है। फिर एंटीप्लेटलेट में एस्पिरिन यूज़ करेंगे, ये क्या करेगी आपके ब्लड को पतला करेगी हमारे पास, ठीक है। और ब्लड की जो हमारे पास सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव, क्लोपिडोग्रल है, टिक्लोपिडीन है, तो ये मेडिसिन आप यूज़ करेंगे। अगर पेशेंट को फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट दे रहे हो लेकिन इसके ज़रिए से भी नहीं आ रही तो लास्ट में पेशेंट को आप सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे जिसमें परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल एंजियोप्लास्टी आ जाती है, यानी किसी के एसेस कर लेते हैं हमारे पास, ठीक है। एंजियोप्लास्टी जिस एरिया में ब्लड वेसल ब्लॉकेज होगी उस ब्लॉकेज में रिमूव करके इसकी जगह से थोड़ी सी ब्लड वेसल रिप्लेस करके हमारे पास लगाया। फिर बलून एंजियोप्लास्टी है, तो ये डिफरेंट तरह की हमारे पास सर्जिकल मैनेजमेंट है अगर आपकी आर्टीरियल इनसफिशेंसी हो हमारे पास या आर्टीरियल ब्लॉकेज हो। तो किस तरह आपने चॉइस करना है कि सर्जिकल मैनेजमेंट कैसे करनी है, डिग्री और लोकेशन ऑफ द स्टेनोसिस और क्लीनिंग ओवरऑल हेल्थ ऑफ द पेशेंट, इन दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखें तो अब आपने सर्जिकल प्लान करना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट एक सर्जिकल प्लानिंग है जिसे एंट्रैक्टेक्टमी कहते हैं जिसमें इंसिजन इज मेड इनटू द आर्टरीज, यानी आर्टरी जहाँ पे जा रही होती है अगर वहाँ पे ब्लॉकेज है उसमें इंसिजन करते हैं और वहाँ से जो थ्रोम्बस पड़ा हुआ है उसको बाहर रिमूव कर देते हैं और दोबारा इसको इंटेग्रिटी को मेंटेन, इसे हमारे पास क्या कहते हैं एंट्रैक्टमी। ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास किस तरह कैरोटिड आर्टरी में हमारे पास प्लैक से पड़ा हुआ है, इसमें क्या दिया इंसिजन सा दिया, वहाँ से प्लैक को रिमूव कर दिया, दोबारा इसको एनेटमोसिस कर दिया। फिर बाईपास ग्राफ्टिंग है परफॉर्म टू री रूट द ब्लड फ्लो अराउंड द स्टेनोसिस क्लियर, यानी जिस रास्ते में ब्लॉकेज है वहाँ से अल्टरनेटिव वे में कोई आर्टरी जा रही होगी तो उसके साथ एनेटमोसिस कर देते हैं हमारे पास। फीमरल टू पॉपुलेटियल ज़्यादा जो ग्राफ्टिंग करते हैं वो फीमरल टू पॉपुलेटियल, जो सर्जिकल प्रोसीजर ऑफ द चॉइस ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक कहा जाते हैं। अब जो हमारे पास बाईपास करते हैं वो हमारे पास नेटिव वेन यानी पर्सन की जो हमारे पास वहाँ से गुजरते हैं वहाँ से भी कहते हैं, या फिर वूवन और निटेड डेक्रॉन भी कहते हैं, ठीक है। वो इसके जरिए से गए। नर्सिंग मैन ने क्या करनी है, नर्सिंग में ये सारा काम हो गया तो नर्स ने क्या करना है पेशेंट की सर्कुलेशन को मेंटेन, प्रॉपर जो होती है इसकी फिजियोथेरेपी को मेंटेन, अपने स्किन इंटेग्रिटी को मेंटेन रखना है हमारे पास, ठीक है। आपकी बुक में पूरा दिया हुआ है कि नर्सिंग प्रोसेस में किस तरह नर्स ने मैनेज करना है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए कि हाउ नर्स मैनेज द पेशेंट विद आर्टीरियल इनसफिशेंसी आ जाती है। सर्कुलेशन को किस तरह मॉनिटर करना है हमारे पास, ठीक है। मॉनिटर द पेशेंट के वाइटल्स करने हैं, पल्सेस चेक करनी है, स्किन कलर चेक करना है, कैपिलरी रिफिल टाइम्स को चेक करना है हमारे पास, ठीक है। ब्रेकल इंडेक्स को चेक करते रहना है हमारे पास। सर्कुलेशन को वार्म इन्वायरमेंट, पेशेंट का टेम्परेचर रूम का जो होता है वो वार्म ज़्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट नहीं देना। फिर स्लाइटली डिपेंड टू प्रमोट द आर्टीरियल फ्लो, पेशेंट की जो बॉडी है वो एक पोजीशन पे नहीं रखनी चाहिए बल्कि उसको फिजियोथेरेपी से उसकी पोजीशन को चेंज करें ताकि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो मूव में आए हमारे पास, ठीक है। मसाज और ज़्यादा अवॉइड मसाज से भी करना है, ज़्यादा विग्रस मसाज नहीं करना है हमारे पास। कुछ स्मोकिंग है हमारे पास, ठीक है। डू नॉट गो फॉर द बेयर फुट, नंगे पाँव नहीं चलना। इस तरह पेशेंट को रिकमेंड करना है कि वो एक्सरसाइज करे जिसकी वजह से सर्कुलेशन जो होती है वो इम्प्रूव होगी। फिर पेशेंट की पोजीशनिंग ऐसी करनी है जिसकी वजह से जो हमारे पास लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है इसमें ब्लड फ्लो प्रॉपर रहे हमारे पास, ठीक है। फिर स्किन इंटेग्रिटी को मेंटेन करना है, पेशेंट अगर बेड रिटर्न है तो इसकी डेली बेड बाथ देना है हमारे पास, ठीक है। जो बेड सोर वगैरह पड़े हुए हैं उसको अच्छी तरह केयर करनी है हमारे पास, ठीक है। और फिर पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन अगर इसकी वजह से वीनस प्रेशर है, पेशेंट का मेंटल स्टेटस चेंज हो सकता है, अर्ली रेट एंड वॉल्यूम, तो सबको आपने मॉनिटर करना है। पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन में पेशेंट को अगर आप सर्जिकल करती हो सर्जरी आपकी पेशेंट की सही है तो वहाँ पे ब्लीडिंग के चांस आते हैं, तो इस ब्लीडिंग को आपने प्रिवेंट करना है हमारे पास, ठीक है। और फिर एडीमा अगर पेशेंट को, तो इस एडीमा को आपने पोस्ट ऑपरेटिव प्रिवेंट करना है कि पेशेंट को ज़्यादा स्टॉकिंग पे ना देनी है हमारे पास, ठीक है। और लेग को थोड़ा सा एलिवेट कर देना है, तो इस तरह नर्सिंग मैनेजमेंट आपने करनी है। फिर पेशेंट को जब डिस्चार्ज करना है
तो पेशेंट को बताना है कि घर में उसने अपनी लाइफस्टाइल किस तरह करनी है, पेशेंट के रिलेटिव्स को आपने बताना है, नॉलेज करना है, एबिलिटी टू असेस फॉर एनी पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन है तो आपने डॉक्टर से रिव्यू करना है हमारे पास, ठीक है, टबैको करना है, फ्रेश एयर में रहना है, एक्सरसाइज करनी है हमारे पास, ठीक है, और अपनी बॉडी को मूव में रखना है हमारे पास, ठीक है। प्रिवेंशन क्या है हमारे पास, सिगरेट स्मोकिंग या हाइपरटेंशन को प्रिवेंट करना है, अगर पेशेंट को ये डिजीज़ हैं तो पेशेंट को इस कहना से परहेज़ करें हमारे पास, ठीक है, यानी प्रिकॉशंस ऐसी को जिसकी वजह से पेशेंट सारी ये डिजीज़ से बचा जा सकता है हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास ये पूरी केयर की हुई है कि पेशेंट अगर पेरिफेरल वैस्कुलर डिसऑर्डर से और साथ में पेशेंट को फूड की प्रॉब्लम है हमारे पास, ठीक है, तो इसकी केयर आपने कैसे करनी है। ये तो थी हमारे पास पेरिफेरल वैस्कुलर डिसऑर्डर। ना था एक्यूट पेरिफेरल आर्टीरियल ओक्लेसिव आ जाती है, आर्टीरियल एम्बोलिज्म एंड आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस आ जाएगी हमारे पास, यानी अगर आर्टरी वगैरह में कोई थ्रोम्बस वगैरह पड़ा हुआ है, ये हो सकता है कि इसकी वजह कोई एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, पेशेंट का आर्टीरियल फिब्रिलेशन है, तो ये भी इसकी वजह से भी आर्टीरियल ओक्लेसिव हो जाती है। असेसमेंट वही जैसे आपने पहले मैंने बताया कि पेशेंट की आपने स्किन का कलर चेक करना है हमारे पे, वहाँ से जो पल्स आ रही है उसको चेक करना है, कैपली रिफिल टाइम को चेक करना है, हमारे ब्रेकल इंडेक्स को चेक करना है हमारे पास, ठीक है। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में अभी बताया कि थ्रोम्बेक्टमी, वहाँ से आपने थ्रोम्बस वगैरह को रिमूव कर देना हमारे पास, ठीक है। फोगेट्री कैथीटर एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके ज़रिए से आप कैथीटर को इंसर्ट करते हैं, तो इसके ज़रिए से जो हमारे पास वहाँ पे थ्रोम्बस पड़ा हुआ है ब्लून करेगा तो वहाँ से ब्लून जब हमारे पास ब्लो करेगा तो वहाँ से रिमूव हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसी तरह पोस्ट ऑपरेटिव भी पेशेंट को केयर आपने बतानी कैसे करनी है। नेक्स्ट है ब्रूगर डिजीज। ब्रूगर डिजीज इन्फ्लेमेटरी नॉन लिपिडोक्लेसिव कंडीशन ऑफ द स्मॉल टू द मीडियम आर्टरी फॉलोड बाय द वेन दैट इम्पेयर द सर्कुलेशन टू द लेग फीट एंड द हैंड आ जाता है। अक्सर आधे तक हाथ के हाथ पाँव उंगलियाँ वगैरह सूज जाती है हमारे पास, ठीक है, और इतना सूज जाती है कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई बिल्कुल रुक जाती है और नेक्रोसिस हो जाता है हमारे पास, ठीक है। डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह आपकी जो फिंगर टिप्स है स्पेशली और लेग वगैरह की जो हमारे पास फिंगर है वहाँ पे ब्लड सप्लाई किस तरह स्टॉप हो जाएगी, हमारे पास इन्फ्लेमेशन होगी। इसकी ज़्यादा जो वजह है वो अनइम्यून है, ज़्यादातर ऑटोइम्यून सेलुलाइटिस की वजह से होता है हमारे पास, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटरमिडिएट स्मॉल वेन्स वगैरह की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, उसकी वजह से पॉलीमॉर्फा न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेट उस एरिया पे कर जाने थ्रोम्बस बन जाएगा, उस एरिया पे ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, लेटर वहाँ पे गैंग्रीन वगैरह डेवलप हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। ये डायग्राम में नज़र आ रहा है कि हमारे पास किस तरह इन्फ्लेम और स्कार न्यूरोमस्कुलर बंडल्स बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है। वो अक्सर ऐसा होता है कि वहाँ पे सर्जिकली उस एरिया को रिमूव करना पड़ता है हमारे पास। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पोस्ट कैक्टिस मैनिफेस्ट में फुट जो होते हैं क्रैम्प के तौर पर नजर आएंगे, वीक बाय द रेस्ट आ जाती है, तो इस तरह के साइंस सिम्टम्स आपको आएंगे। इंटेंस रबर आएगा, एब्सेंस ऑफ द पेडल पल्स है, एब्सेंस ऑफ द डैम्पशन रेडियल पल्स है, तो ये तरह की आपके साइंस सिम्टम कोल्ड एंड क्लैमिंग उनकी स्किन वो होगी हमारे पास फुट होंगे। With Brugger disease, not the ischemia ulcer आ जाते हैं on the distal portion of the leg for round 6 the 5th है, throw the patient right foot in the normal growth है। तो ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है और बता रहे हैं कि पेशेंट को आपने किस तरह इस डिजीज़ से प्रिवेंट करना है हमारे पास, ठीक है। ये डायग्राम ये सारी उसी के बताए हुए साथ में डिटेल क्या है कि हमारे पास द लोअर एक्सट्रीमिटीज है एंटीरियोग्राम फॉर द पेरिफेरल एंड द टिपल। फिर अगर हमारे पास लोअर एक्सट्रीमिटीज में आपने देखने के ब्लड वेसल्स कहाँ पे हमारे पास ऑक्ली डूबी हुई है, तो हमारे पास अल्ट्रासोनोग्राफी स्पेशल जो आर्टरीज वेन को उसका करवा के समय पता चल जाए कि कहाँ पे ब्लॉकेज हुई हुई है। एलन टेस्ट करवाएंगे। एलन टेस्ट आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि किस तरह आपने एलन टेस्ट करना है कि हमारे पास किस तरह आपने जो रेडियल और पल्स आ रही है उसको ब्रेकल पल्स आ रही है उसको हमारे पास थोड़ी देर के लिए स्टॉप करना, फिर करना है कि स्किन जो हैंड का कलर है वो चेंज हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा डुप्लेक्स अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे, आर्टीरियोग्राफी कराएंगे हमारे पास, ठीक है। तो ये सारे मैनेज हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पास, हमने पेशेंट की जो एक्सट्रीमिटीज़ है वहाँ पे सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना है हमारे पास, ठीक है, तो थ्रोम्बस वगैरह को रिमूव करना है, पेशेंट को इंजरी से प्रिवेंट कर एंटीबायोटिक देनी है हमारे पास, ठीक है, और पेशेंट के लास्ट में एंड में पेशेंट की एम्पुटेशन हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। अगर सारा पेशेंट का सर्जिकल भी मैनेजमेंट कर लिया आपने पेशेंट की फार्माकोलॉजिक मैनेजर लेकिन फिर भी नहीं हो रहा, तो इसकी हम पेशेंट के एंड में क्या है हमारे पास एम्पुटेशन हो जाती है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये एम्पुटेशन अगर पेशेंट की हो गया तो एम्पुटेशन की आपने केयर कैसे करनी है। एलिवेटेड द स्टम्प फॉर द फर्स्ट 24 आवर टू प्रमोट द वेनस रिटर्न एंड मिनिमाइज द एडिमा, द इंसिजन इज मॉनिटर फॉर द साइन एंड द हेमोटोमा आ जाती है। तो इस तरह की हमारे पास अगर जो भी पेशेंट की प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आपने नर्सिंग केयर को अच्छी तरह असेस करना है। नर्सिंग मैनेजमेंट में पेशेंट का एक पार्ट बॉडी से चला गया हमारे पास, ठीक है, एम्पुटेशन हो गया, तो इसकी वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान है। तो हमारे पास सबसे पहले इसमें पेशेंट की साइकोलॉजिकली आपने असेस करना है कि पेशेंट के साइकोलॉजिकली पेशेंट को किस तरह आप करें इसकी फुलफिल करें, कि ग्रीफ और फियर को किस तरह ख़त्म करना है, इनकरेज करना है हमारे पास, ठीक है, फीलिंग की तरफ आएगी हमारे पास, ठीक है। और पेशेंट को डिफरेंट तरह के रिहेबिलिटेशन सेंटर के बारे में बताना है कि इस तरह होगी, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप इसके प्रोस्थेटिक डाइटेशन वगैरह नर्स है और सारा कुछ बताएंगे आपको हमारे पास, ठीक है, कोई इशू नहीं है हमारे पास, ठीक है। ये प्रॉब्लम थी इस वजह से आपकी एम्पुटेशन हुई है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ द टाइम ये आपकी रिलीव हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। फिर डिस्चार्ज प्लानिंग अच्छी तरह बतानी है, लाइफस्टाइल होम रेमेडीज़ बतानी है, पेशेंट नर्स ने क्या क्या करना है हमारे पास, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास एरोटिक एनोरिज्म।
एनोरिज्म में क्या चीज़ आती है कि अगर आपकी आर्टरीज वगैरह ब्लॉकेज हैं तो आर्टरी ब्लॉकेज होने की वजह से जो एरिया है वहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारे पास डायलेशन हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब नॉर्मल डायलेशन ऑफ द आर्टरी वॉल कॉज बाय द लोकलाइज वीकनेस एंड द स्ट्रेचिंग मेडिकल लेयर एंड द वॉल ऑफ द आर्टरीज, तो इसे हमारे पास एरोटिक एनोरिज्म कहते हैं। हमारे पास इसके डिफरेंट तरह की टाइप है हमारे अकॉर्डिंग टू देयर शेप। इसमें सेकुलर है हमारे पास, फ्यूजी फॉर्म है, और माइकोटिक जो होती है एनोरिज्म। डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास किस तरह सेकुलर है, हमारे पास फ्यूजी फॉर्म है। अगर दोनों साइड से आर्टरीज की निकले तो डायसेक्टिंग, अगर पेशेंट की वहाँ से ब्रांचेस निकली हुई है हमारे पास, ठीक है। अब एनोरिज्म 2 भी होता है, फॉल्स भी होता है हमारे पास। 2 एनोरिज्म आर द 3 लेयर ऑफ द आर्टरीज के अगर तीनों लेयर इन्वॉल्व है तो इसमें हमारे पास 2 एनोरिज्म है। अब सूडो में क्या होगा, वन इन विच द इंटायर वॉल इज इंजर्ड, ब्लड इज कैप बिटवीन द ट्यूनिकल लेयर एंड दे आर सेपरेट, तो ये हमारे पास क्या फॉल्स एनोरिज्म है। बायोलोकेशन की वजह से इसकी क्लासिफिकेशन है एब्डोमिनल एनोरिज्म है, थोरेसिक और फिर सेरेब्रल एनोरिज्म है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है हमारे पास, चेंज इन द रोटा कंजेनिटल इज द मैकेनिकल, ट्रॉमेटिक और इन्फ्लेमेटरी भी हो सकती है हमारे पास, ठीक है। इन्फेक्शस की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से बहुत ज़्यादा दबाव जब पड़ता है तो इसकी वजह से भी एनोरिज्म। रिस्क फैक्टर या तो जेनेटिकली हो सकती है, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ये इसके रिस्क फैक्टर है एनोरिज्म के, ठीक है। फिर एरोटाइटिस है, नाम से पता चला कि इन्फ्लेमेशन ऑफ एरोटा को हम एरोटाइटिस कहते हैं। द 2 टाइप ऑफ एरोटाइटिस है, इसमें हमारे पास टेक्सियसिस डिजीज़ है जिसमें क्लेसिस ऑफ द थ्रोम्बो एरोटोपैथी आ जाती है हमारे पास, और फिर सिफ्लेटिक एरोटाइटिस है जो कि हमारे पास रेयर होती है। एरोटा को डिवाइड किया जाता है असेंडिंग में एरोटिक को 5 में, और फिर डिसेंडिंग, अकॉर्डिंग टू दैट देयर आर द डिफरेंट डिजीजेज आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे आपको एनाटॉमी नॉर्मल पड़ी हुई है कि क्या क्या है एरोटा को कितनी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया, फिर इस ब्रांचेस के अकॉर्डिंग इसकी डिग्री। सबसे पहले हमारे टेक्योनस डिजीज है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ एरोटिक आर्च एंड इट्स ब्रांचेज आ जाते हैं, ठीक है। यानी अगर एरोटिक आर्च में कहीं किसी वजह से ब्लॉकेज उसकी इन्फ्लेमेशन है तो इसे हमारे पास टेक्योसिस डिजीज कहते हैं। आप वक्त द यंग मिडल एज वुमेन, इसकी ज़्यादा वजह नॉन एथेरोस्क्लेरोटिक एग्जैक्ट पैथोलॉजिकली ये जो है हमारे पास इसकी अननोन है हमारे पास, ठीक है। डायग्नोस्टिक एग्जाम क्या करवाएंगे पेशेंट का, सीटी, एमआरआई का, डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड और फिर आर्टियोग्राफी करवाएंगे हमारे पास। मैनेजमेंट अर्ली स्टेज में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे पेशेंट को हमारे पास, ठीक है। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट देंगे, और ना इसे ठीक हो गया तो पेशेंट की सर्जिकली मैनेजमेंट इसके करेंगे। फिर आते हैं हमारे पास रेटोअलिक डिजीज़ है। रेटोअलिक डिजीज इज द कोलेट्रल सर्कुलेशन हैज डेवलप्ड, पेशेंट विद स्टेनोसिस आते हैं, इंक्लूसिव विद एरोटिक स्टिग्मेटिक में बी एसिम्प्टोमेटिक एंड मे बी कंप्लेन ऑफ द बटक और लोअर बैक में पेन हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। यानी जो हमारे पास एरोटा डिवाइड होकर नीचे इलिक रीजन में जा रहा है, अगर वहाँ पे जाने वाली आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी और वहाँ पे लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुँचेगी तो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में पेशेंट को पेन होगी हमारे पास, स्पेशली जो बटक है, तो इसकी वजह से एरोटोलिक डिजीज़ कहते हैं हमारे पास, ठीक है। मैनेजमेंट आपने कैसे करनी है, थ्रोस्क्लेरोटिक पेरिफेरल डिजीज़ है, एरोटिक एलिक ग्राफ्ट है, आयराइटो बाय फेमरल ग्राफ्टिंग करते हैं। नर्सिंग मैनेज पेरियोपरेटिव असेसमेंट, जिसमें आपने पहले डिजीज़ का किया है वैसे आपने स्किन का कलर चेक करना है, आने वाली पल्सेस को आपने चेक करना है, और वहाँ पे सर्कुलेशन को चेक करना है, स्किन कलर को चेक करना है हमारे पास, ठीक है। और डायग्नोज कर लिया, असेसमेंट कर लिया आपने हमारे पास, फिर उसकी आपने केयर प्रोवाइड करनी है हमारे पास, किस तरह आपकी केयर प्रोवाइड करनी है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास थोरेटिक एरोटिक एनोरिज्म आ जाता है हमारे पास, ठीक है। यानी थोरेसा से जो एरोटा आपके थोरेसिक में जा रहा है वहाँ पे एनोरिज्म बन गया तो इसे हमारे पास थोरेटिक एनोरिज्म कहते हैं हमारे पास। इसमें पेशेंट्स क्या हो गया हमारे पास, ये ज़्यादा एसिम्प्टोमेटिक है, लेकिन ज़्यादातर जो प्रोमिनेंट वो पेशेंट चेस्ट पेन के साथ आपके साथ आएगा हमारे पास, ठीक है। जब चेस्ट पेन में एनोरिज्म वहाँ पे पेशेंट की कंप्लेन होगी, डिस्निया होगा, कफ के साथ आएगा, हॉर्सनेस आवाज़ का आएगा, डिस्पेजिया के साथ आएगा, क्योंकि वहाँ पे जो ब्लड वेसल जा रही है उनकी इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, वहाँ पे डायलेटेड सुपरफिशियल वेन होगी, अनइक्वल प्यूपल आ जाएगा। नेक्स्ट है एब्डोमेनल एरोटिक एनोरिज्म, अगर एब्डोमेन में आ रही है तो हमारे पास, तो इससे हमारे पास क्या क्या एब्डोमेनल एरोटिक एनोरिज्म, इसके ज़्यादा सबकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एथेरोस्क्लेरोसिस आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। एब्डोमेनल एरोटिक एनोरिज्म पैथोफिजियोलॉजी, एनोरिज्म इन्वॉल्व द डैमेज इन द मीडियल लेयर ऑफ द वेसल होगी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, पेशेंट फील हार्ट बीटिंग इन देयर एब्डोमेन आ जाते हैं, पल्सेटिंग मास इन द मिडल एंड अपर एब्डोमेन में पेशेंट फील करेगा। ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि पेशेंट को किस तरह थेरा एम्बोलाई बना हुआ है और ये ट्रैवल करता हुआ बॉडी के दूसरे पार्ट में जा रहा है, जब इस पार्ट में जाएगा वहाँ पे ब्लड सप्लाई ब्लॉकेज होगी। टेस्ट क्या करवाएंगे, सीटी, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड वगैरह पेशेंट से करवाएंगे, फिर पेशेंट की कन्वेंशनल एंजियोग्राफी करवाएंगे, यानी उस रास्ते में जहाँ पे ब्लॉकेज को मूव करके वहाँ पे दोबारा एनाटोमोसिस कर देंगे। मैनेजमेंट यही है कि पेशेंट का लिमिटेड प्रोग्रेशन है, कंट्रोल बीपी को कंट्रोल करना है, रप्चर से प्रिवेंट करना है हमारे पास, ठीक है, ताकि फर्दर जो होते हैं। फिर सर्जिकल अगर फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट नहीं हो तो पेशेंट के आपने सर्जिकल मैनेजमेंट करनी है, इलेक्टिव एनोरिज्म रिपेयर कर देंगे, ट्रेडिशनल ओपन लेप्रोटमी करवाएंगे तो इसके जरिए से एनोरिज्म को रिमूव कर देंगे हमारे पास, ठीक है। फिर पेशेंट की आपने केयर प्रोवाइड करनी है, अगर पेशेंट की सर्जरी हुई है तो पेशेंट को आपने टाइप एंड क्रॉस मैच ब्लड एट द टाइम ऑफ द सर्जरी ब्लड की नीड होती है, माइक्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक देनी है, कैथेटर को इंस्टॉल करना है, लार्ज बोर इंट्रावीनस असेस को असेस करना है हमारे पास, ठीक है। फिर पेशेंट का अगर सर्जरी होगी तो सर्जरी के बाद भी पेशेंट को जो कॉम्प्लिकेशन, इससे आपने पेशेंट को प्रिवेंट करना है हमारे पास, ठीक है। और फिर हमारे पास एंडोवास्कुलर ग्राफ्टिंग अगर आप करते हैं हमारे पास, ठीक है, उसमें पेशेंट के आपने
प्रिवेंट करना है। फिर हमारे पास एंडोवास्कुलर पोटेंशियल, इसमें अगर सर्जरी करते हैं तो इसके जो कॉम्प्लिकेशन है उससे पेशेंट को आपने प्रिवेंट करता है, लाइक ब्लीडिंग है, डिस्टल स्कीम है, हेमोरेज है, डायसेक्शन है, ग्राफ्टिंग इन्फेक्शन है, ग्राफ्ट माइग्रेशन है, हमारे पास बाउल स्कीमिया है, और इसी तरह इनकी पोस्ट प्री एंड पोस्ट नर्सिंग मैनेजमेंट आपने करनी है हमारे पास, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास डायसेक्टिंग एरोटा। डायसेक्टिंग एरोटा इज ओकेजनली लीजन एरोटा डिजीज बाय द स्ट्रेस आर्टरी डेवलप इन द इंटिमा एंड द मीडिया डिजनरेटिव रिजल्टिंग इन द डायसेक्शन आ जाता है हमारे पास, ठीक है। यानी जो आर्टरीज की जो लेयर्स हैं, 3 लेयर आगे से में किसी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, वहाँ पे डायसेक्ट हो जाती है, ठीक है। एक नया पैसेज बनाती है, हमारे पास डायसेक्टिंग एरोटा कहते हैं। इसके पैथोफिजियोलॉजी है कि आर्टीरियल डायसेक्शन इज द कॉमन एसोसिएटेड विद द पब्लिक कंट्रोल हाइपरटेंशन। अगर हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा हो गया तो ब्लड वेसल की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से आर्टरीज वगैरह के रप्चर के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। रप्चर में भी अगर थ्रू द एडवेंटिशिया और इनटू द ल्यूमन थ्रू द एंटीवर allowing the blood to re-enter the main channel and resulting in the chronic dissection आ जाती है, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑनसेट ऑफ द सिम्टम है सिवियर एंड परसिस्टेंट पेन होगी, पेशेंट को हमारे पास कार्डियोवास्कुलर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी, बीपी एलिवेटेड होगा, स्वेटिंग टैकीकार्डिया के साथ पेशेंट आएगा। टेस्ट हम आर्टीरियोग्राफी करवाएंगे, सीटी डुप्लेक्स टेस्ट करवाएंगे हमारे पास। मैनेजमेंट आपने क्या करनी है, मेडिकल सर्जिकल मैन डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द डिसेक्शन आपने कहाँ से की है, हमारे क्या की है, ठीक है। देयर आर अदर टाइप ऑफ द एनोरिज्म आ जाती है हमारे पास, जैसे पेरिफेरल वेसल सबक्लेवन आर्टरी है, रीनल आर्टरी है, तो इनका भी वहाँ से भी एनोरिज्म आ सकता है हमारे पास, ठीक है। यानी कहीं से भी आर्टरी की ब्लड सप्लाई रोक जाती है, वहाँ से आर्टरीज वगैरह की जो ब्लड वेसल की जो सप्लाई है वो जो एंड लेयर जो वो डिस्टर्ब हो जाएगी, तो हमारे पास वहाँ पे एनोरिज्म्स हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ये इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट करवाएंगे। फिर हमारे पास रेनाउड डिजीज़ है। रेनाउड डिजीज़ के इज फॉर्म ऑफ द इंटरमीडिएट आर्टीरियल वास्कुलर कंस्ट्रक्शन दैट रिजल्ट इन द कोल्डेस्ट पेन एंड द फेलियर ऑफ द फिंगर टिप और टव आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे कि आपको बताया कि हमारे पास रेनाउड डिजीज़ क्या है कि हमारे पास आपकी जो एक्सट्रीमिटीज़ है वहाँ पे ब्लड सप्लाई बिल्कुल रुक जाती है। जब वहाँ पे ब्लड सप्लाई रुक जाएगी तो वो एरिया जो है कोल्ड हो जाएगा, पेन हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्रोसिस हो जाएगा वहाँ पे। रेनाउड फिनोमिना क्या है, यूजुअली यूनिलेटरल है, occur in the people older than 30 year of the age and occur in the other sex group। जबकि रेनाउड डिजीज़ क्या है, बाइलेटरल है, बिटवीन द एज ऑफ 17 to 50 के दरमियान होती है, मोस्ट कॉमन इन द वुमेन में होती है। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि रेनाउड फिनोमिना क्या है और रेनाउड डिजीज़ कौन सी है। पैथोफिजियोलॉजी इसकी हमारे पास सेम ही है जैसे कि बाकी आपने पढ़ी है हमारे पास उसकी पैथोफिजियोलॉजी। तो हमारे पास डायग्राम आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह डिजिटल एक्सट्रीमिटीज़ में ब्लड सप्लाई जो होती है वो रुक गई है हमारे पास। सप्लाई रुकने की वजह से वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हुई है और वहाँ पे जो हमारे पास जो फिंगर टिप्स हैं वहाँ पे ब्लड वेसल नहीं जा रही हमारे पास, जिसकी वजह से वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाएगा। टियोलॉजी ज़्यादा इसकी अननोन है, प्रोग्रेसिव वेरी करते हैं, हम पेशेंट स्लोली इंप्रूव करते हैं, हमारे पास अल्सरेशन गैंग्रीन भी रेयर हो जाती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पेशेंट जो ट्राफेसी कलर चेंजेस इन हैंड रहते हैं, बैलेंसिंग के साथ जो कलर जो होते हैं वो चेंज होता रहता है हैंड, जैसे जैसे ब्लड सप्लाई कम होती रहती है तो ये ब्लूइश आ जाता है हमारे पास, ठीक है, और ब्लैकिश की तरफ चला जाता है, गैंग्रीन जो होती है डेवलप हो जाती है। ये डायग्राम आपको नजर आए किस तरह है। रेनाउड डिजीज़ में वाइट हमारे पास जाएगा, ब्लू में चला जाएगा हमारे पास, ठीक है, और फिर आस्ता आस्ता ब्लैकिश कलर में, ठीक है। वाइट फिंगर्स आ जाएंगे जिसमें लैक ऑफ द ब्लड फ्लो है, ब्लू फिंगर ऑक्सीजन और डेप्लेशन की वजह से, रेड फिंगर है तो इसमें ब्लड फ्लो जो होती है वो रिटर्न है, नॉर्मल अगर है तो कोलेस्ट्रॉल रिटर्न टू द नॉर्मल है। तो ये आपको डिफरेंट सिम्टोम की सिम्टम पता होना चाहिए कि अगर आपको कलर वाइट मिलता है तो इसका बैकअप पे क्या मतलब है हमारे पास, अगर तो इसका क्या मतलब है हमारे पास, ठीक है। साइनस सिम्टम्स में और पेशेंट को नमनेस आएगी, टिंगलिंग आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, और जनरल यूनिलेटर इफेक्टिंग ओनली द 1-2 डिजिट्स को अफेक्ट करती है। टेस्ट हम क्या करवाएंगे, पेशेंट का टीरोग्राफी डॉपलर टेस्ट करवाएंगे हमारे पास, ठीक है। मैनेजमेंट में वाइट ट्रिगरिंग कोल्ड टबैको वगैरह का हमने करा, मेडिकेशन सिम्पेक्टमी करवाएंगे और एम्पुटेशन आ जाते हैं। वेजो डायलेटिंग एजेंट को यूज़ करेंगे हमारे पास, ठीक है, प्रिस्क्राइब करते हैं टू रिलीव द सिम्टम्स आ जाते हैं। सिंपैथेक्टमी क्या है, सिवियर सिम्टम दैट कैन नॉट बी एलिवेटेड बाय द ड्रग, नंबर सिंपैथेक्टमी करवाएंगे हमारे पास, और सिंपैथेटिक गैंग्लेक्टमी करवाएंगे। जो इस एरिया में नर्व सप्लाई जा रही होगी हमारे पास वहाँ पे रुकी तो वहाँ पे करवाएंगे। पेशेंट को क्या हमने करना, मिनिमम एक्सपोजर टू द कोल्ड करना है हमारे पास, ठीक है। रिमेन इंडोर रहना ज़्यादा, अगर पेशेंट किस तरह की सर्जरी करवाते हैं तो उसमें पेशेंट को हमने रिकमेंड करना है कि वो ज़्यादा इंडोर रहे, बॉडी का टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर का मेंटेन ज़्यादा वार्म रहे हमारे पास, ठीक है, बॉडी का। टू प्रिवेंट द वेजो कंस्ट्रिक्शन, अवॉइड ऑल द फॉर्म ऑफ द निकोटीन वगैरह, सिगरेट है, चाय का इस्तेमाल कम करना है, अवॉइड द डिकॉजेस्टेंट्स एंड द कैफीन वगैरह का इस्तेमाल कम करना है। नर्स ने क्या करना है कि पेशेंट के स्ट्रेस को मेंटेन करना है हमारे पे, डिफरेंट तरह के अल्टरनेटिव नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी पेशेंट को बतानी है जिसमें पेशेंट का इंटरेस्ट हो, और पेशेंट की सेफ्टी है, हैंडल शार्प हो जब से वगैरह की सेफ्टी को मेंटेन करना है। कॉम्प्लिकेशन जो फर्दर रहेंगे उससे आपने प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास थोरैको, नेक्स्ट हमारे पास थोरैकोकोटलाइन सिंड्रोम आ जाता है। थोरैको आउटलेट सिंड्रोम क्या इज द कंप्रेशन ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी एट द थोरैसिक आउटलेट बाय द
एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सच एज द रिब्स एंड मसल्स आ जाता है हमारे पास, यानी अगर सब क्लेवन आर्टरी में आके जो आपकी आर्टरी ब्लॉकेज हो जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। आर्टरी वॉल में भी डैमेज हो जाती है। देयर आर थ्री कॉम ऑफ द कंपैरिजन इन थोरेसिक आउटलेट, देयर इज एन इंटरकैलन ट्रायंगल बिटवीन द क्रोकोडाइल फॉसिस ऑफ द स्कैपुला एंड द पेक्टोरल स्पाइन। मोस्ट कॉमन इज द कोस्टोक्लेविकल स्पेस आ जाती है हमारे पास, ठीक है। यानी अगर सब क्लेवन आर्टरी आपकी ब्लॉकेज हो जाती है हमारे पास तो उसे हम क्या कहते हैं, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। इसकी फर्दर थ्री टाइप है अकॉर्डिंग टू देयर एनाटमी, यानी एनाटॉमिकल पोजीशन जहाँ पे ब्लॉकेज उसके अकॉर्डिंग इसको नाम दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। ये सब क्लेवन आर्टरी डायग्राम में आपको नजर आ रहा है। इसमें बॉडी में जहाँ जहाँ ब्लॉकेज होगी उसके अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई किया है। साइन सिम्टम इसमें पेशेंट में नेक, शोल्डर और अपर आर्म में पेन के साथ आएगा, नमनेस के साथ आएगा, डेवलप द नेक एंड द शोल्डर मसल्स में पेन के साथ आएगा। हमारे मैनेजमेंट क्या करनी है पेशेंट को, आपने एक्सरसाइज बताना है। अगर एक्सरसाइज नहीं है पेशेंट के आर्म वगैरह को रिलीजन डिफरेंट तरह की आपने पेशेंट की फिजियोथेरेपी करनी है। फिर अगर फार्माकोलॉजिकल पेशेंट को एंटीप्लेटलेट एजेंट्स बताने हैं हमारे पास, ठीक है। मेडिसिन आपके क्लोपिडोग्रल, एस्प्रिन वगैरह यूज़ करनी है हमारे पास। सर्जरी ना हुआ तो फिर पेशेंट को सर्जिकल मैनेजमेंट आपने रिकमेंड करनी है। दैट्स ऑल अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट विद पेरिफेरल वास्कुलर डिसऑर्डर।